माइकल जैक्सन, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। लेकिन आज हम सनसनीखेज सुर्खियों से हटकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े आइकॉन की कहानी बनती कैसे है और इसे परखा कैसे जाता है। तो आज का हमारा सफर कुछ यूं होगा। हम माइकल जैक्सन की सुपरस्टार वाली इमेज से शुरू करके उस पेचीदा अमल तक जाएंगे जहां उनकी मिरास को बनाया, समझा और पढ़ा जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले इससे पहले कि हम ये जानें कि कहानी कैसे सुनाई जाती है, ये समझना ज़रूरी है कि ये कहानी इतनी बड़ी है ही क्यों। माइकल जैक्सन का जो कल्चरल इम्पैक्ट था वो वाकई बहुत बड़ा था। ये इक़्तिबास देखें, ये उन्हें सिर्फ एक पॉप स्टार के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी आर्टिस्टिक फिगर के तौर पर दिखाता है जो वक्त से बालातर है, एक ऐसा फनकार जो नस्लों और ज़मानों से आज़ाद है। और उनका असर सिर्फ गानों तक नहीं था। देखे ना, टीवी पर नस्ली रुकावटें तोड़ने से लेकर म्यूजिक वीडियोस को एक आर्ट फॉर्म बनाने तक उन्होंने डांस, फैशन, यहाँ तक के खैराती कामों के भी नए स्टैंडर्ड सेट किए। इसीलिए उनकी पूरी जिंदगी को सिर्फ एक किताब में समेटना तकरीबन नामुमकिन है। तो कहानी बनती कैसे है? अक्सर लोग किसी भी बड़ी शख्सियत को बायोग्राफी के जरिए ही जानते हैं, और माइकल जैक्सन के मामले में तो ये एक अलग ही मैदान जंग है। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी जिंदगी जो खुद एक लेजेंड बन चुकी हो, उसे आप अल्फाज में कैसे कैद करेंगे? सच्चाई को उस अफसाने से अलग करना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस मैदान में एक किताब है जो सबसे आगे नजर आती है, जे रैंडी टेरा बोरेली की द मैजिक एंड द मैडनेस। ये वो किताब है जिसने अवाम की सोच को बहुत ज्यादा शक्ल दी, और इसका हवाला आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो उस किताब को मुस्तनद और जामे कहा जाता है, और दूसरी तरफ इसी किताब को सोप ओपरा और सिर्फ गपशप कहकर रद्द कर दिया जाता है। ये जो इतना बड़ा इख्तिलाफ है, इसी से पता चलता है कि ये किताब कितनी मुतनाज़े है। ये तनकीद बिल्कुल इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये किताब जैक्सन के आर्ट से ज्यादा उनकी फैमिली पॉलिटिक्स और ड्रामे पर फोकस करती है, और इससे कहानी का एक बहुत बड़ा, बहुत अहम हिस्सा गायब हो जाता है। तो अगर पॉपुलर बायोग्राफीज इतनी मुतनाज़े हैं, तो फिर जैक्सन जैसी शख्सियत को समझने का और क्या तरीका हो सकता है? यहीं से हम एक बिल्कुल अलग जाविये की तरफ बढ़ते हैं, एक ज़्यादा संजीदा, एक एकेडमिक फ्रेमवर्क की तरफ। तो सवाल ये है कि जब इतनी बहस हो रही हो, तो क्या किसी ऐसी शख्सियत का गैर जानबदारी से मुताला मुमकिन भी है? और इस सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है द जर्नल ऑफ माइकल जैक्सन एकेडमिक स्टडीज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जैक्सन को सनसनीखेजी से हटकर एक संजीदा आर्टिस्ट के तौर पर परखा जाता है। इनका मिशन बिल्कुल साफ है। वो जैक्सन को एक ऐसे मसले के तौर पर नहीं देखते जिसका दिफा करना है या जिसे गलत साबित करना है, बल्कि वो इन्हें 20वीं सदी के एक ऐसे बड़े आर्टिस्ट के तौर पर देखते हैं जिसने म्यूजिक, इमेज और मीडिया के रिश्ते को ही बदल कर रख दिया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोच में। और ये जो एकेडमिक अप्रोच है, ये हमें एक नया फ्रेमवर्क देती है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जैक्सन को कभी एक विलेन और कभी एक अफरीद के तौर पर क्यों दिखाया गया, और ये इमेजेस आखिर बनी कैसे थीं। यहाँ दो टर्म्स बहुत अहम हैं, हेजियोग्राफी यानी वलियों या मुकद्दस लोगों की कहानियां लिखना, और टेराटोलॉजी यानी मॉन्स्टर्स या अजीब मखलूक़ात का मुतालिया। दरअसल ये दोनों इस बात का मुतालिया हैं कि कोई भी सोसाइटी अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को यानी गैर मामूली लोगों को कैसे देखती है। और केली एम ओ'रायली ने अपने एक थीसिस में इसी फ्रेमवर्क को एक लेंस या ऐनक की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो माइकल जैक्सन के बारे में लिखी गई कहानियों का तज्जिया कर सकें। उनका मकसद ये तय करना नहीं था कि जैक्सन असल में क्या थे, बल्कि ये खोजना था कि उन्हें इन दो इंतहाओं यानी वली और अफरीद के तौर पर क्यों पेश किया जाता रहा। तो देखें, ये फ्रेमवर्क सवाल ही बदल देता है। ये नहीं पूछता कि क्या वो वली थे या अफरीद, बल्कि ये पूछता है कि उन्हें इन इंतहाई पसंदाना तरीकों से क्यों पेश किया गया, और इससे हमारे मुआशरे के बारे में क्या पता चलता है। ये बहुत गहरी बात है। और इसी एकेडमिक लेंस से जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि माइकल जैक्सन पर होने वाली रिसर्च कितनी वसी और सच पूछे तो हैरानकुन है। ये सिर्फ कल्चरल स्टडीज की बात नहीं है। टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियंस के मुताबिक एकेडमिक लिटरेचर में जैक्सन का असर वाकई हैरानकुन है। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालें। ज़ूलॉजी से लेकर न्यूरोसाइंस तक, कानून से लेकर अकाउंटिंग तक, मतलब इनके काम और इनकी शख्सियत का मुतालिया ऐसे ऐसे शोबों में हो रहा है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये उनके कल्चरल कद का असल सबूत है। तो आखिर में सवाल यह है कि आज भी माइकल जैक्सन की कहानी का मुतालिया इतना अहम क्यों है? ओ'रायली का जो फ्रेमवर्क है वो हमें एक बहुत अहम सबक सिखाता है। जब हम किसी को वली या अफरीद बनाते हैं
तो दरअसल हम उनकी कहानी के आईने में अपनी सोसाइटी की वैल्यूज़ और अपने डर देख रहे होते हैं। माइकल जैक्सन की कहानी भी बिल्कुल ऐसा ही एक आईना है। तो हम इस बात पर ख़त्म करते हैं कि जो कहानियां हम अपने कल्चरल आइकॉन्स के बारे में सुनाते हैं, चाहे वो अच्छी हों, बुरी हों या खौफनाक, वो दरअसल उनके बारे में ज़्यादा बताती हैं या खुद हमारे बारे में। जब भी अमेरिकन ड्रीम की बात होती है तो कुछ कहानियां जहन में फौरन आती हैं। उनमें से एक है जैक्सन 5 की। लेकिन क्या जो कहानी हम सबने सुनी है वही मुकम्मल सच्चाई है? आइए आज देखते हैं कि किस तरह इंडियाना के एक छोटे से घर से निकलकर एक फैमिली ने म्यूजिक की दुनिया पर कब्जा किया और कैसे एक मशहूर फिल्म ने उनकी असल कहानी को हमेशा के लिए एक नया रुख दे दिया। जर्मन जैक्सन का ये बयान ही हमारे आज की तज्जिये की बुनियाद है। एक तरफ जैक्सन 5 की हकीकी जिंदगी की मुश्किलात और दूसरी तरफ वो मशहूर टीवी मिनी सीरीज जिसने उनकी कहानी को एक लेजेंड बना दिया। तो चलिए हकीकत और उस लेजेंड के दरमियान के फर्क को समझते हैं। आज का हमारा सफ़र शुरू होगा 1992 की उस मशहूर फिल्म से जिसने जैक्सन फैमिली की कहानी को दुनिया के सामने पेश किया। फिर हम वक्त में पीछे जाएंगे और उनकी असल शुरुआत यानी गेरी, इंडियाना की हकीकत को जानेंगे। वहाँ से हम मोटाउन की चकाचौंध दुनिया में कदम रखेंगे, जैक्सन मेनिया के जुनून को महसूस करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये कहानी किस तरह एक ऐसी मिरास बनी जो आज भी जिंदा है। साल था 1992। लाखों खानदान अपने टीवी सेट्स के सामने जमा थे एक बहुत बड़े कल्चरल इवेंट के लिए, मिनी सीरीज द जैक्सन्स एन अमेरिकन ड्रीम। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि ये वो लम्हा था जिसने एक पूरी नस्ल के लिए जैक्सन 5 के लेजेंड की बुनियाद रखी। इस मिनी सीरीज का स्केल वाकई हैरानकुन था। ये कोई आम टीवी फिल्म नहीं थी, ये 5 घंटे लंबी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल एक बड़ी कहानी थी जो खुद कैथरीन जैक्सन की किताब माय फैमिली पर मबनी थी। सोचिए, इसे 38 मिलियन से ज्यादा घरों में देखा गया। इसने अपनी बेहतरीन कोरियोग्राफी के लिए एमी अवार्ड भी जीता और इसकी प्रोडक्शन में खुद जर्मन जैक्सन भी शामिल थे। इसका मकसद सिर्फ कामयाबी दिखाना नहीं था, बल्कि इस ख्वाब के पीछे छुपी इंसानी जद्दोजहद और कुर्बानियों को भी सामने लाना था। तो टीवी पर दिखाए गए इस ख्वाब से हटकर अब चलते हैं उस खानदान की असल शुरुआत की तरफ, जो जेरी, इंडियाना की सख्त हकीकतों में जुड़ी थी। जरा इस मंजर का तस्वुर कीजिए। गेरी, इंडियाना में 2 कमरों का एक छोटा सा घर और उसमें रहने वाले 11 लोग। उनके वालिद जोसेफ जैक्सन एक स्टील मिल में सख्त मेहनत करते थे ताकि अपने 9 बच्चों की परवरिश कर सकें। ये था अमेरिकन ड्रीम का नुक्ता-ए आगाज़, चमक-दमक से बहुत दूर, मेहनत और मुशक्क़त की दुनिया में। जोसेफ जैक्सन एक बहुत ही पेचीदा शख्सियत थे। एक तरफ वो एक विशनरी थे जिनके जुनून और ड्राइव ने जैक्सन 5 को बनाया, लेकिन दूसरी तरफ उनके तरीके बेहद सख्त थे। घंटों लंबी थका देने वाली रिहर्सल्स और जिस्मानी सज़ा उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा थीं। उनकी शख्सियत के यही 2 रुख थे, जिसने एक तरफ तो उन्हें बेमिसाल कामयाबी दी, तो दूसरी तरफ उनके बच्चों पर गहरे नफ्सियाती असरात भी छोड़े। उनका सफ़र बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू हुआ। पहले मकामी टैलेंट शोज जीते, जैसे थियोडोर रूजवेल्ट हाई स्कूल का मुकाबला। जल्द ही वो चिटलिन सर्किट का हिस्सा बन गए, जो उस दौर में अफ्रीकी अमेरिकन फनकारों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म था, जहां उन्होंने गैरी और शिकागो के क्लबों में परफॉर्म करके अपने फ़न को निखारा। और इस सफ़र का सबसे बड़ा मोड़ आया अगस्त 1967 में, जब उन्होंने हार्लेम के मशहूर अपोलो थिएटर का मुकाबला जीता। ये वो जीत थी जिसने उनके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए। अपोलो की कामयाबी के बाद वो लम्हा आया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो वक्त था जब मोटाउन रिकॉर्ड्स की नज़र उन पर पड़ी और उन्हें साइन कर लिया गया। इनके उरूज की रफ्तार नाकाबिल यकीन थी। 1967 में वो एक छोटी सी मकामी लेबल स्टील टाउन रिकॉर्ड्स के साथ अपना पहला सिंगल रिलीज कर रहे थे। सिर्फ 1 साल बाद जुलाई 1968 में उन्होंने मोटाउन के लिए ऑडिशन दिया। मार्च 1969 तक उन्होंने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और इसी साल दिसंबर में उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। 2 साल से भी कम वक्त में वो गैरी, इंडियाना से ग्लोबल सुपरस्टार्स बन चुके थे। मोटाउन सिर्फ एक रिकॉर्ड लेबल नहीं था, ये एक
हिट बनाने वाली फैक्ट्री थी। उनका एक मशहूर प्रोग्राम था आर्टिस्ट डेवलपमेंट, जिसके तहत एक आर्टिस्ट की पब्लिक इमेज का हर पहलू, उनके गानों से लेकर डांस स्टेप्स और यहाँ तक कि मीडिया में इंटरव्यू देने का तरीका, सब कुछ लेबल के कंट्रोल में था। इसका मतलब ये था कि जैक्सन 5 का अपनी मौसीकी पर कोई तख्लीकी कंट्रोल नहीं था, लेकिन यही वो सिस्टम था जिसने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बना दिया। मोटाउन में आने के बाद जैक्सन 5 ने रातों रात जो मकबूलियत हासिल की वो बेमिसाल थी। ये जैक्सन मेनिया का दौर था और वो अमेरिका के पहले ब्लैक टीनेज सुपरस्टार्स बन गए। सिर्फ एक नंबर उनकी फौरी कामयाबी की पूरी कहानी बता देता है। 4 उनके पहले 4 सिंगल्स आई वॉन्ट यू बैक, ABC, द लव यू सेव और I'll बी देयर, सब एक के बाद एक बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंचे। ये म्यूजिक की तारीख में एक ऐसा रिकॉर्ड था जो पहले कभी नहीं बना था और इसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। जैक्सन मेनिया सिर्फ म्यूजिक तक ही महदूद नहीं था, ये एक बहुत बड़ी सकाफती ताकत बन चुका था। उन्होंने दुनिया भर में 150 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड्स फरोख्त किए और रोलिंग स्टोन जैसे बड़े मैगजीन्स के कवर पर नजर आए। उनका अपना टीवी कार्टून था और वो लातादाद से अफाम बच्चों के लिए पहले रोल मॉडल बने। उनका असर इतना गहरा था कि अमरीकी कांग्रेस ने भी नौजवानों की सकाफत पर उनके मुस्बत किरदार को तस्लीम किया। तो अब हम दोबारा इस मिनी सीरीज की तरफ वापस आते हैं, ये देखने के लिए कि किस तरह इस फिल्म ने जैक्सन 5 की कहानी को एक ख़ास और हमेशा याद रहने वाली शक्ल दी। फिल्म की कामयाबी में उसकी शानदार कास्ट का बहुत बड़ा किरदार था। एंजेला बासेट ने कैथरीन जैक्सन के किरदार में जान डाल दी और बिली डी विलियम्स ने बेरी गॉडी को जिंदा कर दिया। इन बासलाहियत अदाकारों की परफॉर्मेंस ने फिल्म को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मुस्तनिद और नाकाबिल फरामोश तजर्बा बना दिया, जिसने देखने वालों के जहनों पर गहरा असर छोड़ा। आखिर में इस मिनी सीरीज ने उनके सफ़र को एक क्लासिक अमेरिकन सक्सेस स्टोरी के तौर पर हमेशा के लिए महफूज कर दिया। ये मेहनत, फैमिली की जद्दोजहद और कामयाबी की कहानी थी, लेकिन ये शोहरत की कीमत पर एक सबक भी था कि इस ख्वाब को हासिल करने के लिए उन्होंने क्या कुछ कुर्बान किया। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, आखिर कैसे एक ख़ानदान की ज़ाती कहानी एक पूरी कौम का मुश्तरका अफसाना बन जाती है। किस तरह फिल्में और मीडिया हमारी याददाश्त को शक्ल देते हैं और कहाँ हकीकत और अफसाने के बीच की लकीर धुंधला जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो जैक्सन 5 की मीरास की तरह आज भी बहुत मुहिम है।